नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भाषा के ज्ञान के लिए, भाषा बोध के लिए वाक्यों की कितनी महत्ता है। आप सभी को पता है कि मनुष्य के भावों और अर्थों को भाषा के माध्यम से व्यक्त और स्पष्ट करना ही वाक्य का मुख्य प्रयोजन है। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उसमें वाक्य के प्रयोजन, शुद्ध वाक्य के गुण और वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, उन सारी अशुद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु आप इस वीडियो में हमारे साथ पूरे समय तक रहें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ दोस्तों, एक निवेदन है कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब प्रारंभ करते हैं। मनुष्य के भावों और अर्थों को भाषा के माध्यम से व्यक्त और स्पष्ट करना ही वाक्य का मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजन से तात्पर्य उद्देश्य है। भाषा का सौंदर्य और चमत्कार सुंदर और सुगठित वाक्य रचना में होता है और वाक्य के 3 प्रमुख गुण होते हैं जो हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। वाक्य के एक पद को सुनकर आगे जानने की जिज्ञासा को आकांक्षा कहते हैं और अन्वय करने के बाद वाक्य के अर्थबोध में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है तो उसे योग्यता कहते हैं। कठिनाई ना होने को मतलब आपने वाक्य को खोजा, अगर उसमें कोई कठिनाई नहीं तो ये योग्यता है। और सन्निधि का तात्पर्य होता है योग्यता और आकांक्षा के साथ ही वाक्य के शब्दों में परस्पर जो संबंध है उसे सन्निधि कहते हैं। शुद्ध वाक्य मैं बता दूं कौन से होते हैं, ये आप पहचान सकते हैं। वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात वाक्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए और समर्थ क्या पाठक या श्रोता की भावनाओं को जागृत करने में सुगठित वाक्य ठीक माना जाता है। और वाक्य के लिए एक शर्त और भी है कि रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में ऐसे वाक्य होने चाहिए जो सुनने में मधुर लगें, जो समझ में आए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि भाषा बोध के लिए वाक्यों की क्या महत्ता है, वाक्यों का क्या प्रयोजन है और क्या गुण है। अब हम बात करते हैं वाक्य रचना में होने वाली अशुद्धियों के बारे में। लिखते और बोलते समय स्पष्ट बात कहने की बड़ी आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोला कुछ जाए और लिखा कुछ जाए और समझा कुछ और जाए। इन सब दोषों का मूल कारण होता है वाक्य में भाषा का सही तरह से निर्वहन न करना। कभी कभी असावधानी के कारण वाक्य रचना में भ्रामकता का दोष आ जाता है। कभी कभी दूसरी भाषा से प्रभावित होने के कारण भी दिक्कत आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। इन गुण दोषों को ध्यान में रखना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं, अशुद्धियाँ हो सकती हैं, इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अशुद्धि आती है वो वचन संबंधी अशुद्धि आती है। अनेक अथवा बहुवचन संज्ञा की क्रियाओं में प्रायः वचन संबंधी अशुद्धि आती है। और वह अशुद्धि कैसे आती है हम देखते हैं और ये चीज़ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया, मैंने आज फूल आदि खरीदा। मैंने आज फूल आदि खरीदा, आदि भी लगा है, खरीदा केवल फूल है। आदि लगा होगा तब कैसे स्पष्ट होगा? मैंने आज फूल आदि खरीदे, अर्थात मैंने बहुत सारे फूल खरीदे। यहाँ पर ये वचन से संबंधित अशुद्धि है कि जहाँ यहाँ पर क्रिया जो है वो एक वचन की लगा दी, फूल बहुत सारे खरीदे। मैंने अनेकों स्थान देखे, मैंने अनेक स्थान देखे, इसका शुद्ध रूप होगा। अनेकों तो कोई शब्द ही नहीं होता, अनेकों शब्द ही गलत है। इसके अलावा जो त्रुटियां हैं उनमें आता है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग मतलब जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का स्थान लगा दिया जाना और पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का अगर लगा दिया जाता है तो वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। तो विशेषण और विशेष्य का लिंग एक जैसा हो, समस्त पदों के सर्वनाम अथवा संज्ञा का लिंग एवं क्रिया का लिंग अंतिम पद के अनुसार होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ भी उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे सीता एक विद्वान छात्रा है और विद्वान पुल्लिंग के लिए लगता है, तो यहाँ पर सीता के लिए यदि विद्वान लगा दिया तो समझ लो यहाँ पर त्रुटि हो गई, ये अशुद्धि हो गई। तो क्या लिखना है हमें? सीता एक विदुषी छात्रा है। इसी तरह मैं अपनी देवी देवताओं को मानता हूँ।
अपनी देवी देवताओं, शब्द है देवी देवताओं, तो यहाँ पर अपनी देवी और देवताओं के लिए भी अपनी लगा दिया, मतलब स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर लगेगा क्या वास्तव में, मैं अपने देवी देवताओं को मानता हूँ, ये शुद्ध स्वरूप होगा। ये लिंग से संबंधित जो अशुद्धि है इस तरह से दूर कर सकते हैं। और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे रीता ने आज मिष्ठान और नमकीन खरीदे। रीता ने आज मिष्ठान और नमकीन खरीदे नहीं होगा, रीता ने आज मिष्ठान और नमकीन खरीदी। इसके बाद आता है अर्थ से संबंधित अशुद्धि। इन पर ध्यान देते जाइएगा, एक एक का बहुत महत्व है। अर्थ से संबंधित अशुद्धि कैसे होगी कि कौन से अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। कई शब्द प्रयुक्त तो होते हैं किंतु उनका वह अर्थ नहीं होता वास्तव में जो होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि मेरी लड़की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। मेरी लड़की एक सामान्य शब्द है, ये व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होता, जबकि इसका शुद्ध होगा मेरी पुत्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। अब इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि शुद्ध कौन सा है, मेरी लड़की शुद्ध है या मेरी पुत्री। यहाँ पर जहाँ पर पुत्री शब्द का लगना था वहाँ लड़की लगा दिया गया था, जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि का दोष था। अब दूसरा उदाहरण दिया, शोक है कि तुम अनुत्तीर्ण हो गए। शोक है कि तुम अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि वास्तव में यहाँ पर शोक शब्द का नहीं होगा, शोक शब्द नहीं लगेगा। यहाँ खेद है कि तुम अनुत्तीर्ण हो गए। अलग अलग शब्द का अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। इसी तरह से तुम अपने लड़के को मेरे यहाँ भेजो। तुम अपने लड़के को मेरे यहाँ भेजो, मैंने पहले ही भी बताया लड़की शब्द किया, इसी तरह लड़के की जगह पुत्र आ जाएगा। तुम अपने पुत्र को मेरे यहाँ भेजो, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। इसके बाद आती है काल संबंधी अशुद्धियाँ। हम सामान्य तौर पर देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते बोलते ये कहने लगते हैं कि हम अगले साल भोपाल गए थे, हम अगले साल दिल्ली जाएंगे। अगले साल, अगले का मतलब है भविष्य में आना, और तो ठीक है अगर अगले साल जाएंगे, लेकिन यदि कोई ये कहे कि अगले साल हम दिल्ली गए थे तो फिर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, कालगत अशुद्धि हो जाएगी। जैसे मैंने कल पुस्तकें खरीदूंगा, ये वाक्य अशुद्ध है और इसमें कालगत त्रुटि है। मैंने कल पुस्तकें खरीदी, जो कल चला गया है वो तो मैंने कल पुस्तकें खरीदी, मतलब उस जो चला गया उसमें अगर कार्य किया है तभी सही है, और कार्य कर लिया और कल आगे वाला करेंगे तो निश्चित रूप से गलत आ जाएगा। अब मैं अगले सप्ताह विदेश जाता हूँ, मैं अगले सप्ताह विदेश जाता हूँ कहाँ है, वर्तमान काल में, और अगले सप्ताह कहाँ है, भविष्य में। तो मैं अगले सप्ताह विदेश जाऊँगा। इसी तरह वह अगले साल हरियाणा गया था। अगले साल भैया क्यों हरियाणा गया था? अगले साल, जब अगला साल आया ही नहीं तो गया था कैसे, भूतकाल में कैसे? तो वह पिछले साल हरियाणा गया था। इस तरह से ये कालगत अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। तो मित्रों, इन चीज़ों का बोलते समय हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, जिनका प्रभाव भी बोलचाल में कम हो जाता है और भाषा का प्रभाव भी कम होता है। अब पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। पुनरुक्ति का जैसा नाम है, मतलब एक शब्द का जहाँ पर प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर लोग उसी शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात एक शब्द से काम चल सकता है, वहाँ दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा का प्रभाव भी कम होता है और अशुद्धि दोष भी स्पष्ट होता है। उदाहरण देख लें, वे सज्जन पुरुष आए हैं। अब वे सज्जन, सत धन जन, जन माने भी पुरुष है और पुरुष भी, तो दो बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, दो बार प्रयोग होने की आवश्यकता नहीं है। तो वे सज्जन आए हैं, वाक्य पूरा हो गया, शुद्ध हो गया। इसी तरह वह सदैव हमेशा सच बोलता है। सदैव का अर्थ भी हमेशा होता है और हमेशा भी का मतलब भी सदैव होता है। तो सदैव चूँकि हिंदी का शुद्ध शब्द है तो वह सदैव सच बोलता है, सत्य हो गया। इसी तरह से पूरे संसार जगत में ईश्वर व्याप्त है। जब हमने संसार बोल दिया है तो जगत शब्द का प्रयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मतलब पूरे संसार जगत में ईश्वर व्याप्त है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो आएगा
वो ये आएगा कि पूरे संसार में ईश्वर व्याप्त है। तो ध्यान रखने की बात है, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से भी त्रुटि हो जाती है, भाषा अशुद्ध हो जाती है, वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब आती है, कई जगह हम बोलते बोलते मात्रा की अशुद्धि कर देते हैं। जहाँ पर हमें है बोलना चाहिए वहाँ हैं बोलेंगे, हैं बोलना चाहिए वहाँ पर है बोलेंगे, मैं बोलना चाहिए वहाँ मैं बोलेंगे, मैं बोलना चाहिए मैं बोलेंगे। इस दोष को मात्रा संबंधी दोष कहते हैं। बहुत बार लिखते और बोलने में मात्रा दोष कर देते हैं, जिससे मात्रा संबंधी अशुद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, वे वीर हैं, हैं यहाँ पर हैं शब्द आया, बिंदी है, और अगर नहीं लिखा वे वीर है लिख दिया तो अशुद्ध है। इसी तरह शुद्ध कब होगा, वे वीर हैं, मतलब बिंदी आएगी तब शुद्ध होगा, और वे वीर है लिख दिया तो अशुद्ध वाक्य हुआ। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है वाक्य को शुद्ध करने। उसे रास्ते में 7 पुरुष मिले, उसे रास्ते में 7 पुरुष मिले, मिले लिखा है तो अशुद्ध है, मिले। उसे रास्ते में 7 पुरुष मिले, मिले का अर्थ अनर्थ हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन सही वाक्य होगा उसे रास्ते में 7 पुरुष मिले। इसी तरह राणा सांगा ऐतिहासिक पुरुष हैं, पुरुष थे, राणा सांगा ऐतिहासिक पुरुष थे। अब इस वाक्य को बहुत सही तरीके से बोलें तो राणा सांगा एक ऐतिहासिक पुरुष थे, राणा की जगह राणा हो जाएगा, सांगा और एक भी जोड़ दिया, एक व्यक्ति थे। अब आती है बर्तनीगत अशुद्धियाँ। बर्तनी का मतलब अंग्रेजी में कहें तो स्पेलिंग होता है, हिज्जे भी कहते हैं, अक्षरी नाम भी प्रचलित रहा है। तो बर्तनी का तात्पर्य अक्षर विन्यास से है और उच्चारण की शुद्धता अनुसार एवं व्याकरण की दृष्टि के अनुरूप शब्दों को लिखना ही बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का प्रयोग कहलाता है। और यहाँ पर अशुद्धि का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अज्ञानता, मतलब हमें पता ही नहीं है तो हम अशुद्ध बोलेंगे, और बोलेंगे तो लिखेंगे। भ्रांति भी है, हमें असावधानी, कई बार असावधानी पूर्वक बोलते बोलते वही प्रयोग, सोयाबीन को सोडाबीन बोलने लगते हैं, दिक्कत को दिग्गज बोलने लगते हैं। इस तरह कई बार बनकर बोलने की प्रवृत्ति भी और विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी इसका बहुत बड़ा कारण है। फिर भी हम देख लेते हैं कहाँ पे, जैसे हम सामान्यतः इंदिरा को इंदिरा बोल देते हैं, पृथ्वी को पृथ्वी बोल देते हैं, दृष्टि को दृष्टि बोल देते हैं। तो अगर शुद्ध करेंगे तो इंदिरा की जगह पर इंदिरा, पृथ्वी की जगह पर पृथ्वी, दृष्टि की जगह दृष्टि आदि उदाहरणों से समझ सकते हैं कि किस तरह से वाक्यों को शब्दों के माध्यम से इन बर्तनीगत तरीके से शुद्ध भी कर सकते हैं। अब आता है कि अर्थ की दृष्टि से सही शब्दों का चयन कैसे किया जाए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी में कतिपय ऐसे शब्द हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर कोई अर्थभेद नहीं दिखाई देता, पर सूक्ष्मता उनमें अंतर होता है। ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे गंगा के साथ गंगा जल का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लगता है यदि गंगा पानी कहें, जबकि पानी और जल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इनका भी बड़ा भूमिका होती है कि कौन से शब्द का कहाँ पर प्रयोग होना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी कुछ शब्दों का अर्थ तो एक ही रहता है, पर उनके प्रयोग में कुछ अंतर रहता है। जैसा मैंने अभी गंगा जल और गंगा पानी के बारे में उदाहरण दिया। उदाहरण देखें तो इसमें दिए हैं, उसे व्यापार में हानि होने की आशा है। अब आशा जो है ना संभावनाओं पर निर्भर है, और हानि जो है नकारात्मकता लिए हुए है। तो यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। उसे व्यापार में हानि होने की आशंका है। आशंका शब्द ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय आशा के। अब है राम बुरी तरह से प्रसिद्ध है। अरे भैया, प्रसिद्धि तो सकारात्मक चीज़ है, बुरी तरह से प्रसिद्ध कैसे हो सकता है? राम बुरी तरह से बदनाम है। यहाँ पर अगर बुरी तरह से प्रसिद्ध है तो एक अजीब सी स्थिति निर्मित होती है। तो मित्रों, ये थी वाक्यों की अशुद्धियाँ, और अशुद्धियों को मैंने बारीकी से बताने का प्रयास किया है, उदाहरणों से भी स्पष्ट करने की कोशिश की है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुझाव भी दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।